गरीब माँ का बंटवारा। उम्र के आखिरी पड़ाव में अनीता देवी बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति की मौत के बाद जवान बेटों को बस एक ही उपाय सूझा और वो था माँ का बंटवारा, जिसके बाद अनीता देवी ना इधर की रही और ना उधर की। अनीता देवी के दो बेटे थे, कुशल और किशोर। पति ब्रजमोहन एक प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए अनीता और ब्रजमोहन ने कभी अपना घर नहीं लिया, किराए के घर में ही पूरी जिंदगी काट दी। अब कुशल और किशोर पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में अच्छे पद पर काम कर रहे थे। अनीता देवी और ब्रजमोहन काफी बूढ़े हो चले थे। अच्छी सी लड़की देखकर उन दोनों ने कुशल और किशोर की शादी भी कर दी। और एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण ब्रजमोहन की मौत हो गई। पति की मौत के बाद अनीता देवी बिल्कुल टूट सी गई थी। वो ना तो किसी से कुछ बात करती और ना ही अब उन्हें घर की कोई सुध थी। एक दिन बड़े भाई कुशल की पत्नी मोना ने उससे कहा, सुनिए जी, हम कब तक किराए के घर में रहेंगे? अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। वैसे भी ये घर हमें छोटा पड़ता है और अब मैं जॉइंट फैमिली में रहना भी नहीं चाहती। ठीक है। इस बारे में मैं किशोर से बात करता हूँ। इसमें किशोर से बात करने जैसा क्या है? अरे भाई, घर हम ले रहे हैं तो फैसला भी हमारा होगा। हाँ, लेकिन किशोर भी घर लेने की बात कह रहा था। हम दोनों आसपास ही घर ले लेंगे तो एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी बात करना। दूसरे दिन कुशल अपने छोटे भाई किशोर से इस बारे में बात करता है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा भैया। मैंने एक सोसाइटी देखी है, वहाँ रीजनेबल रेट में 2 BHK फ्लैट्स मिल रहे हैं। क्यों ना हम दोनों एक ही सोसाइटी में घर ले लें। ठीक है किशोर, हम कल ही वहाँ चलकर बात कर लेते हैं। और दोनों भाइयों ने बातचीत करके एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट खरीद लिया। लेकिन जब फ्लैट में शिफ्ट करने की बारी आई तब समस्या ये खड़ी हो गई कि माँ कहाँ जाएगी। भैया, माँ कहाँ रहेगी? माँ को हम यहाँ इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। पिताजी तो रहे नहीं, तो इस घर का किराया कौन भरेगा? माँ को तो किसी न किसी के घर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, माँ जी के दो बेटे हैं तो दोनों बेटों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने पास रखें। सिर्फ एक की जिम्मेदारी तो नहीं बनती। भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब करना क्या है। तभी किशोर की पत्नी सोनिया बोलती है, करना क्या है, बंटवारा कर दो। क्या बंटवारा? लेकिन किसका? अरे माँ जी का और किसका। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो मोना? अरे माँ जी कुछ दिन हमारे घर रह लेंगी और कुछ दिन किशोर के घर। मैं एक उपाय बताती हूँ। अब हमारे फ्लैट्स तो बिल्कुल आमने सामने हैं, तो माँ जी के दिन का खाना कुशल भैया के घर पर खा लेंगी और रात का खाना हमारे घर पर। और माँ सोएगी कहाँ? एक रात आपके घर पर और एक रात मेरे घर पर। लेकिन माँ सुबह का नाश्ता कहाँ करेगी? ओफो किशोर, तुम भी ना बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हो। अरे इस उम्र में माँ कहाँ 3 वक्त का खाना पचा पाएंगी। उनके लिए तो 2 वक्त का खाना ही बहुत है। इस तरह से बेटों और बहुओं ने बूढ़ी माँ का बंटवारा कर दिया और उन्हें अपना फैसला भी सुना दिया। माँ, तुम अपना सामान बांध लो और आधा सामान मेरे घर में और आधा सामान किशोर के घर में रख देना। बेचारी अनीता देवी ने मन ही मन सोचा कि जिन बेटों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके पति ने सारी जिंदगी अपना घर नहीं खरीदा, आज वही बेटे अपना घर खरीद कर उसमें उन्हें अतिथि बना रहे हैं। अनीता देवी ने कुछ नहीं कहा और अपना सामान पैक कर लिया। दोनों बेटे अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए और अनीता देवी का आधा सामान बड़े बेटे कुशल के घर पर और आधा सामान छोटे बेटे किशोर के घर पर रख दिया गया। अनीता देवी को सुबह नाश्ता करने की आदत थी, लेकिन बेटों के घर में आने के बाद से उन्हें नाश्ता मिलना बंद हो गया। दोपहर का खाना वो बड़े बेटे कुशल के घर पर खाती और रात का खाना छोटे बेटे किशोर के घर। एक दिन अनीता देवी बड़े बेटे किशोर के घर पर थी और रात में सोने की बारी भी वहीं थी। तभी उनकी बड़ी बहू मोना उनके पास आकर बोली, माँ जी, आपको रोज रोज तो यहाँ सोना नहीं होता है, इसलिए आप अपना ज्यादा सामान मत फैलाना। वो क्या है ना कि आपका सामान फैल जाएगा तो घर में जगह कम पड़ जाएगी। बहू, मैं ज्यादा सामान नहीं फैलाऊंगी। जरा तेरे पिताजी की तस्वीर इस दीवार पर टांग दे। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आपको परमानेंट तो यहाँ रहना नहीं है। आप ये तस्वीर अपने झोले में रखिए। जब जब पिताजी की याद आए आप तस्वीर निकाल कर देख लेना। बेचारी अनीता देवी जब बड़े बेटे के घर जाती तब अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती और जब छोटे बेटे के घर जाती तब भी अपने पति की तस्वीर साथ लेकर जाती। उनकी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन अनीता देवी रात का खाना खाने के लिए छोटे बेटे किशोर के घर गई। तब उन्होंने छोटी बहू सोनिया को किशोर से कहते हुए सुना, किशोर, अपनी माँ से कह दो ना, आज रात का खाना भी भैया के घर ही खा लें। आज हम दोनों को मिश्रा भाई साहब के घर पार्टी में जाना है। सोनिया, माँ को ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा ना?
तो मैं क्या करूं? सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाऊं? अगर ऐसा है तो माँ से कह दो अपने लिए खाना खुद बना ले। मैं माँ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, सारे पैसे अपनी माँ के पीछे फूंक दो। मैंने परसों कहा था कि बाहर खाने पर चलते हैं, तब तो तुम्हें फिजूल खर्च लग रहा था। तुम अगर अपने भैया से नहीं बोल सकते हो तो मैं बोल देती हूँ। और सोनिया गुस्से में तमतमाती हुई कुशल के घर जाती है। दरवाजे पर ही अनीता देवी खड़ी थी, लेकिन सोनिया तो गुस्से में थी। उसने अनीता देवी को देखा भी नहीं। कुशल के घर जाकर सोनिया कुशल से बोली, भैया, माँ जी का आज रात का खाना भी आप लोग बना लीजिए। मैं और किशोर बाहर जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे खाना बना ले? देखो सोनिया, माँ जी का बंटवारा करते समय यही तय हुआ था कि माँ जी एक वक्त का खाना मेरे घर पर खाएंगी और एक वक्त का खाना तुम्हारे घर पर। अब माँ जी ने आज दिन का खाना हमारे घर पर खाया है, तो रात का खाना तुम लोग खिलाओ उन्हें। और अगर बाहर जा रहे हो तो माँ जी को भी साथ ले जाओ। और देखते ही देखते इसी बात पर दोनों बहुओं में तू तू मैं होने लगी। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर अनीता देवी ने दोनों से कहा, बहू, तुम लोग आपस में मत झगड़ो। मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। मैं तो किशोर के घर पर सोने जा रही हूँ। अनीता देवी की बात सुनकर दोनों बहुओं का झगड़ा बंद हो गया। अनीता देवी की आज किशोर के घर पर सोने की बारी थी, इसलिए वो किशोर के घर आकर सो गई। थोड़ी देर में किशोर और सोनिया पार्टी में चले गए और अनीता देवी पति की तस्वीर को सीने से लगाए रात भर रोती रही। अब ऐसा आए दिन होने लगा। कभी कुशल और मोना को पार्टी में जाना होता था तो कभी किशोर और सोनिया को। इस चक्कर में अनीता देवी को कई बार भूखा रहना पड़ता और लगातार भूखे रहने के कारण अनीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बेहद कमजोर हो गई और एक दिन अनीता देवी को तेज बुखार आ गया। उस दिन अनीता देवी बड़े बेटे कुशल के घर पर थी। मोना, मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है। लेकिन आप माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों जा रहे हैं? किशोर भी तो लेकर जा सकते हैं ना? अरे मोना, माँ का आज का दिन का खाना हमारे यहाँ है और माँ खाना खाने के बाद ही दवाई खाएगी ना, इसलिए मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर मोना मुंह बना लेती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। खैर, कुशल माँ को डॉक्टर के पास से दवाई दिलाकर ले आता है। अनीता देवी दवाई खाकर सो जाती हैं और उन्हें नींद आ जाती है और शाम होने पर उनकी नींद नहीं खुलती। कुशल, अपनी माँ को जगाओ ना, वो तो सोई जा रही हैं। उन्हें किशोर के घर भी तो जाना है। उनका रात का खाना वहीं बना होगा ना? मोना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। ऐसा करो, माँ का आज रात का खाना तुम बना दो। क्या कहा? मैं खाना बना दूं? मुझसे नहीं होगा। अपनी माँ से कहो कि उठकर अपने छोटे बेटे के घर चली जाएं। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मोना बहुत जोर जोर से ये सब बोल रही थी, जिसके कारण अनीता देवी की नींद खुल जाती है और वो मोना की सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो उठ नहीं पाती हैं। वो कुशल को आवाज लगाती हैं, कुशल बेटे, आया माँ? हाँ माँ, कहो क्या बात है? जरा मुझे सहारा देकर उठा दे। मैं किशोर के घर चली जाऊंगी। कुशल अनीता देवी को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। काफी दिनों के बाद कुशल माँ के इतने करीब आया था। उसने देखा कि माँ की आंखों के एक कोने से आंसू ढुलकने ही वाले थे। उस समय कुशल को अपने बचपन की सारी बातें याद आ गई कि जब वो और किशोर दोनों छोटे थे तब किस तरह से माँ ने उन दोनों को पाला था। कुशल और किशोर में से जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तब माँ उनके पास से एक मिनट के लिए भी नहीं हटती थी। कुशल ये सोचकर अंदर तक हिल गया कि जब माँ को उनके सहारे की जरूरत है तब वे दोनों भाई माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुशल को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुशल ने माँ को वापस चारपाई पर बिठा दिया और बोला, माँ तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी वहां मोना आ गई। क्या हुआ? माँ जी को आपने अभी तक उठाया नहीं? कुशल जरा सख्त लहजे में मोना से कहता है, नहीं उठाया क्योंकि माँ को आराम की जरूरत है। माँ की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें बार बार यहाँ वहां किया जाए। और मोना, ये मेरी माँ है, कोई सामान नहीं। माँ अब कहीं नहीं जाएगी, माँ यहीं रहेगी मेरे पास। माँ ने हम दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखा है और अब हमारी बारी है कि हम उनका ख्याल रखें। बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं माँ का ख्याल रखूं। माँ अब इसी घर में रहेगी। जाओ जाकर माँ के लिए खाना बना दो, और अगर माँ के यहाँ रहने से तुम्हें कोई एतराज है तो तुम इस घर से जा सकती हो। कुशल की बात सुनकर मोना कुछ नहीं कहती है और चुपचाप रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे।
अनीता की माँ उषा ने बहुत गरीबी में अनीता को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। उषा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। उषा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अनीता भी इसी तरह से गरीबी में दिन गुजारे। उषा जब अमीरों के घरों में काम करने जाती तो उनकी शानो शौकत देखकर सोचा करती, अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना, दिन भर सोफे पर बैठे रहो और नौकरों पर हुक्म चलाते रहो। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी अनीता की शादी अमीर घर में करूंगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। ऐसा सोचकर उषा जहां काम करती थी वहां मालकिन से ये बात बताई और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम इतने पैसे चुकाओगी कैसे? मालकिन, मैं सारी जिंदगी आपके घर में काम करके ये पैसे चुका दूंगी। ठीक है। उषा ने अनीता की शादी के लिए जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी को गले लगा लिया था। इस बात से बेखबर अनीता तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। एक मंदिर में अनीता को लड़के वाले देखने आए। उषा ने लड़के की माँ से कहा, बहन जी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और घर का सारा कामकाज जानती है। बहन जी, हमें कौन सा लड़की से नौकरी करवानी है, हमारा तो खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के नौकरों पर नजर रखे और उनसे काम करवाए। लेकिन आपको दान दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो बारातियों को खाना ही खिला सकती हूँ। दान दहेज की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बस अनीता की शादी मेरे बेटे सुनील से कर दीजिए। उषा बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद अनीता की शादी सुनील से हो जाती है। शादी के बाद अनीता अपने ससुराल आ जाती है। वहां का ठाट बाट देखकर अनीता सोचती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है। चलो अच्छा हुआ गरीबी से छुटकारा मिला। मेरा मायका कितना छोटा था, वहां ना तो एसी था और ना ही फ्रिज। कहीं आने जाने के लिए अपने पैरों पर ही चलकर जाना पड़ता था। यहाँ तो ढेरों गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। अनीता को ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर बिस्तर पर बैठी रहती, नौकर चाकर उसकी खिदमत करते थे। वहीं अनीता की गरीब माँ उषा सिर्फ 1 लाख रुपए में जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। वो दिन के 12 घंटे अपनी मालकिन के घर पर काम करती। बदले में उसकी मालकिन उसे रूखा सूखा खाने को देती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उषा बूढ़ी हो गई थी और कमजोर भी। उससे अब ठीक तरह से काम नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो अब भी उससे पहले की तरह काम करवाती। इधर शादी के बाद अनीता ने एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। एक दिन, अनीता, हमारी शादी को 2 साल बीत गए, क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? तुमने कभी भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं जताई। चलो चलकर माँ से मिलाते हैं। मेरा वहां जाने का कोई मन नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस तंग गली में हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकेगी। कौन कहता है हम गाड़ी से जाएंगे? हम दोनों रिक्शे से चलेंगे। क्या मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब तो मैं गाड़ी पर ही बैठकर कहीं आना जाना कर सकती हूँ। अनीता, तुम्हें अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। सुनील एक रिक्शे पर बैठकर उषा से मिलने अपने ससुराल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उषा के घर पर ताला लगा हुआ है। वो पड़ोसियों से उषा के बारे में पूछता है। वो तो शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ काम करती है। सुबह 6 बजे जाती है तो शाम को 8 बजे आती है। ये सुनकर सुनील चिंता में पड़ जाता है। वो पड़ोसी से उषा की मालकिन का पता पूछकर वहां जाता है। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उषा ने ही खोला, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनील को देखते ही उषा की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। माँ जी, आप इस हालत में? दामाद जी, मैं यहाँ बंधुआ मजदूर हूँ। अनीता की शादी के लिए मैंने अपनी मालकिन से 1 लाख रुपए लिए थे और अब तक यहाँ काम करके वो पैसे चुका रही हूँ। लेकिन 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी। काम कर करके आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है, लगता है भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तभी उषा की मालकिन वहां आ जाती है और सुनील से वहां से जाने के लिए कहती है। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को लेकर। सुनील उसी समय अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है और उषा की मालकिन को दे देता है और उषा को अपने साथ घर ले आता है। अनीता, देखो तो कौन आया। अरे माँ, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं। आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना। माँ अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्या माँ यहाँ रहेंगी? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है।
ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि ये हमारी माँ है। अनीता की सास भी उषा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन अनीता को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं जाती थी। वो अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वो अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, अनीता बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन अनीता सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वो उषा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना दो, और किसी से मत कहना कि ये सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उषा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और उषा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया तुमने। आज तुमने पहली बार कुछ बनाया है। हाँ बहू, आज तो तेरे हाथ का खाना खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ले मेरी तरफ से सोने के कंगन। अनीता खुशी खुशी कंगन रख लेती है और उषा की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेचारी उषा कुछ नहीं कहती है। इस तरह वो सबकी नजर बचाकर अपनी माँ से काम करवाया करती। माँ से बात करने के बहाने वो उषा को अपने कमरे में बुलाती और उससे अपने पूरे शरीर में तेल मालिश करवाती। बेचारी उषा अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकर बनकर रह गई थी। लेकिन अनीता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। सुनील और सुशीला के सामने तो वो उषा की खूब खातिरदारी करती, जिससे कि उन्हें कोई शक न हो। कुछ दिन और बीत गए। अनीता अब माँ बनने वाली थी। उषा अब अनीता का खूब ख्याल रखती थी। इसी बीच एक बार सुनील और सुशीला को शहर से बाहर जाना पड़ा। अनीता, मैं और माँ कलकत्ता जा रहे हैं। बुआ जी की बेटी की शादी है। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तुम और माँ घर पर रहो, हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है। सुशीला और सुनील कलकत्ता चले जाते हैं। उनके जाते ही अनीता अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। उसने 2 दिनों के लिए घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और उषा को घर के काम में लगा दिया। बेचारी उषा को खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने में लगा दिया। उषा से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता था। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, जिस पर अनीता उसके ऊपर खूब चिल्लाई और उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। अनीता सारा दिन उस कमरे में बंद थी, जिसमें अनीता ने बाहर से ताला लगा दिया था। लेकिन रात होते ही अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो उषा के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अनीता के चीखने की आवाजें सुनकर उषा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और अनीता को अस्पताल ले गई। अच्छा किया जो आप इन्हें अस्पताल ले आई। इनका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर अनीता को ऑपरेशन करता है और अनीता एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म देती है। उधर उषा फोन करके सुनील और सुशीला को सारी बात बताती है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन तक दोनों को अस्पताल में रहना पड़ता है। कुछ दिन के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उषा से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करेगी। Please subscribe this channel.